नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी को ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय इस संदर्भ में, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया इस वक्त ईरान, इजराइल और अब अमेरिका के कूद जाने के बाद एक बड़े घनचक्कर में फंस गई है, उस बड़े घनचक्कर में दरअसल भारत की भूमिका क्या है। एक जमाना था जब दुनिया में कहीं कोई भी संकट होता था तो भारत की एक निश्चित और सुविचारित भूमिका दिखाई पड़ती थी, चाहे वो तीसरी दुनिया के देशों को लीड करने का प्रश्न हो, या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक दिशा देने का प्रश्न हो, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ ब्रायन टीटो और नसर के साथ की थी, या फिर जो कहा जा रहा था कि जो तमाम देश जो आजाद हुए हैं उनको नेतृत्व देने की बात हो, या फिर शीत युद्ध में भारत कहां खड़ा है उसके संदर्भ की बात हो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा लगा जैसा भारत की विदेश नीति में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। जब यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उस वक्त भारत यूक्रेन के साथ भी दिखाई पड़ा और रशिया के साथ भी दिखाई पड़ा, और इसके साथ साथ जब अब ईरान पर इजराइल ने हमला किया है तो भारत ने इजराइल की करतूतों को कंडेम भी नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के राष्ट्रपति से फोन करके जरूर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और उन्होंने कहा कि डिस्कलेट होना चाहिए, यानी वार कोई सलूशन नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कोई स्टैंड ही नहीं हुआ। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि भाई ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है और वैल्यू बेस्ड हमारा स्टैंड हमेशा रहा है, वो इस वक्त नहीं है। तो ऐसे मसलों पर भारत कहां खड़ा है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी ताकत एक्सपोज हुई है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। ईरान और इजराइल नहीं हुआ है, क्योंकि हम दो घोड़ों की सवारी कर रहे थे और बहुत खुश थे कि हम दुनिया में जहां कहीं भी कुछ हो तो हम फौरन पहुंच जाते थे। अब हुआ ये कि दुनिया इस समय गहरे संकट से गुजर रही है। इतना बड़ा संकट तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार दुनिया के सामने उपस्थित हुआ है, और उसने बहुत सारी चीजों को पूरी दुनिया को एक्सपोज किया है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि इजराइल क्या हमले कर रहा है, ईरान ने फिर क्या हमले किए। हम इस बात में जा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। भारत 140 करोड़ नागरिकों का देश इस समय कहाँ खड़ा है, और हमारे प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इस समय मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप उनको देखिए, योगा करते हुए दुनिया ने देखा, कल उनको योग की मुद्रा में देखा। उनको देखकर लगता ही नहीं कि उनको कोई दुनिया में कुछ चल रहा होगा। कुछ ईरान के बीच में हमला चल रहा है, इजराइल के बीच में चल रहा है, वो अपने आसन लगा रहे हैं जैसे लगाना चाहिए। पर निश्चित रूप से उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, और गड़बड़ ये चल रही है कि हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। न अमेरिका कर रहा है, न इजराइल कर रहा है, न ईरान कर रहा है, और हम परेशान हैं। देखिए, देश को जो अभी तक बताया गया है कि जानकारी जो आज मिली है हमको कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा हमला किया संडे को, रविवार को, शनिवार और रविवार की रात को, ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने रविवार को यानी कल राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की थी, ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। वहां के धार्मिक नेता से तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक तो बातचीत करना संभव नहीं है, दूसरा वो गुप्त स्थान पर चले गए। ये अमेरिका ने हमला कर दिया, उसके बाद हाँ प्रधानमंत्री ने बात की है।
हमले के पहले नहीं की। हमने प्रधानमंत्री जी ने 13 जून को भी तब बात नहीं की थी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसका मतलब ये कि जो ताज़ा घटनाक्रम है ईरान और इजराइल के बीच में, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ बातचीत की है। अब सोनिया जी के आर्टिकल का आपने जिक्र किया कि उन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं, ईरान के साथ संबंध क्या रहे हैं, और बिना किसी प्रोवोकेशन के इजराइल ने जो हमला किया तो हमारा क्या स्टैंड रहा। जो सरकारी विज्ञप्ति है कि प्रधानमंत्री ने बात की इजराइल के ईरान के राष्ट्रपति से पेजेश्कियान से, उसमें ये बताया गया है, जैसा आपने भी जिक्र किया, कि जो टेंशन है, तनाव है, डी एस्केलेट होना चाहिए। मतलब जो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन, वो उन्होंने किया। हमको केवल अपनी विज्ञप्ति के बारे में मालूम है। सरकार की विज्ञप्ति है, बहुत लंबी है, और उसमें ये बताया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने बताया कि क्या पूरी सिचुएशन बताई, क्या चल रहा है रीजन में, वगैरह वगैरह। हमको ईरान की तरफ से कुछ पता नहीं, ईरान की एजेंसी इरना की तरफ से कुछ पता नहीं है कि वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा। ऐसे क्राइसिस के समय अगर कोई प्रधानमंत्री फोन करे तो वो किस स्थिति में होंगे और वो क्या कहेंगे, क्या कहा होगा, तो ये हम कितना यकीन करें। वो वैसे ही जैसे मोदी जी ने 35 मिनट ट्रंप से बातचीत किया, वो अमेरिका ने तो बताया नहीं कि कितने मिनट बात की और क्या कहा। मुद्दा ये है आशुतोष जी कि अगर ये जो संकट है मध्य एशिया का, मिडिल ईस्ट का, अगर लंबा खिंचता है, जैसा कि दिख रहा है कि लंबा खिंचेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने कूदा है, 2 सप्ताह का समय लिया, उसके बावजूद तुरंत ट्रंप कूद गए। B-2 बॉम्बर्स से जो 30,000 पाउंड के दर्जनों बम उन्होंने अमेरिकी विमानों ने गिराए वहां के परमाणु ठिकानों पर, तो उसका सबसे ज्यादा असर इस इलाके में, जिस इलाके में एशिया के हम हैं, वो भारत पर होने वाला है। और हम उसको लेकर हमारे यहाँ किस तरह की चिंता है या किस तरह का एजुकेशन है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बौखला गए हों, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें। कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई सलाह नहीं ले रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। जैसा कि जो दुनिया में प्रकाशित हो रहा है, चर्चाओं में है, कि ये जो हॉर्मुज का जो पतला सा 33 किलोमीटर का चौड़ा जल मार्ग है, वो अगर ईरान बंद कर देता है, जैसा कि उसकी संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया है, अब उसकी जो सर्वोच्च काउंसिल है वो अगर उस पर मोहर लगा देगी, तो उससे दुनिया की आर्थिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी ने बात की ईरान के राष्ट्रपति से, और जो विज्ञप्ति आई है, उसमें तो कई चीज़ों का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री ने रिश्तों की बात की है, व्यापारिक संबंधों की बात की है, तमाम चीज़ों की बात की है। ये जो एक बड़ा एस्केलेशन है, जो हमको प्रभावित करेगा, भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। जैसा कि मैंने कहा है, जैसी चर्चा में है, तेल के दामों में भारी वृद्धि, ईरान से हम काफी सस्ते दामों पर, ईरान के खिलाफ सैंक्शन होने के बावजूद, अमेरिकी सैंक्शन, दुनिया के देशों की सैंक्शन, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान हमको सस्ता तेल देता रहा है। खाड़ी के देशों में करीबन 90 लाख, 1 करोड़ के करीब भारतीय हैं। अगर पूरा ईरान अगर खाड़ी के देशों में हमले शुरू करता अमेरिकन बेसिस पर, जैसा कि उसने धमकी दी है कि अमेरिका के वहाँ
कोई 30-40 हजार सैनिक तैनात हैं खाड़ी के देशों में, वहां अगर हमले करता है, ईरान की प्रॉक्सीज अगर हमले करती है, अमेरिकी एम्बेसीज पर अगर हमले होते हैं, तो भारत के नागरिकों का क्या होगा? मतलब ईरान से तो काफी लोग आ गए, उनको लाया जा रहा है, पर ये कोई बहुत कम लोग आए हैं। मतलब संख्या हो सकता है लाखों में हो, हजारों में हो। और ये जो तमाम चीजें चल रही है, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट कितनी बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। सबसे बड़ा तो चाबहार पोर्ट का है, जो ईरान के यानी ओमान की खाड़ी के बंदरगाह पर जो चाबहार पोर्ट है, जिसमें हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। 10 साल का एग्रीमेंट है, जिसके जरिए हम पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया के देशों से जुड़ने वाले हैं। और हमारा ये जो नजरिया रहा है ईरान के प्रति पूरे मामले में, क्या हमको इस संकट की समाप्ति के बाद हम पुराने ईरान के साथ संबंधों पर लौट पाएंगे क्या, कि नहीं लौट पाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री की वही प्रतिष्ठा रहने वाली है क्या जो इस पूरे संकट के पहले थी? हमने 13 जून का, जैसा मैंने कहा, कि इजराइल के हमले की निंदा नहीं की थी। रविवार को जो हुआ उस हमले की भी नहीं की। ईरान के राष्ट्रपति से चर्चा में को लेकर जो विज्ञप्ति आई है, उसमें हमने बढ़ते हुए तनाव के प्रति चिंता की है, हमने अमेरिका की निंदा नहीं की है। मतलब उस विज्ञप्ति में अगर देखें तो उसमें यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी हमले की निंदा की, आलोचना की है, इजराइल को प्रोवोकेशन के लिए दोषी ठहराया, कहीं नहीं है। तो अब हमको जो समझ में आता है देश को, वो ये आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर ईरान सहित दुनिया के अधिकांश मुल्क हमारे साथ अगर खड़े नजर नहीं आए और हमको दुनिया के देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़े, इसका मतलब ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। और प्रधानमंत्री का जो आभा मंडल है वो भी हमको लगता है कि ध्वस्त हो चुका है। मतलब जो ऑरा उन्होंने 10 साल तक बनाए रखा दुनिया में, और खासकर हमारे रीजन में, मिडिल ईस्ट में बनाए रखा। मतलब दुनिया के इसलिए इतने मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान दिए। अगर आप देखें कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतने सम्मान नहीं दिए होंगे जितने मोदी जी को दिए गए। ये सब जो है, ये दिखाता है कि जो हमारा बैलेंसिंग एक्ट था कि हम सबके मित्र हैं और किसी के दुश्मन नहीं है। मतलब इजराइल से भी हमको जरूरत है काम की, ईरान से भी जरूरत है, हमको काम निकालना है, और उसका फायदा हमको अपनी पॉपुलेशन को, अपने वोटर्स को प्रभावित करने में लेना है, अपने देश में उसका चुनावी माइलेज हासिल करना है। तो वो सब एक्सपोज हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार है, इतने आजादी के बाद कोई सरकार इतनी कमजोर साबित नहीं हुई। मतलब अगर आप देखें, देवे गौड़ा की भी अल्पकालीन सरकार थी, या गुजराल भी थे, या तमाम लोग जो थे उस समय के छोटे छोटे कार्यकाल थे, वो सरकारें थी। ये 11 साल बाद जो एक्सपोजर हुआ है, ये इसका हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, घरेलू राजनीति, उस पर जबरदस्त असर पड़ेगा। उसका एक इंडिकेशन ये मैं देखता हूँ, मतलब मैं कितना उसमें कि जो 4 राज्यों की 5 सीटों पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए नहीं, जिसके नतीजे आज आए हैं, उसमें केवल गुजरात की एक जो सीट है विधानसभा की कड़ी सीट, वो केवल बीजेपी को गई है। बाकी 4 में एक गुजरात की आप को गई, एक पंजाब की आप को गई, एक बंगाल की टीएमसी को गई। तो ये जो पूरा का पूरा दृश्य दिख रहा है, ये हमको दिखा रहा है कि जो मूड है जनता का, या प्रभाव है मोदी जी के आभा मंडल का, वो क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और ये अगर ये जनता में मैसेज जाता है कि ये जो
इस संकट के परिणाम अगर ऐसे होते हैं कि आम जनता पर गए, तेल के दाम बढ़े, संकट आया देश में, आपने शायद देश के नागरिकों को जानकारी होगी कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर जो चल रहा है, चीन ने उसको ब्लॉकेट कर रखा है। तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होने वाली है, कगार पर है, बंद होने के कगार पर। चीन दे नहीं रहा है हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट को, जो पैसेंजर कारों में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक कारों में जो इस्तेमाल होते हैं। बीच में ये था कि शायद चीन दे देगा। तो ये जो मानसून सत्र आने वाला है, शुरू होने वाला है ये जुलाई में, ये इसमें बहुत घमासान मचने वाला है। मतलब अगर ये चल पाया, जैसा कि अगर सरकार चलने देगी, तो इसमें बहुत कोहराम मचेगा। मतलब सरकार के पास जवाब क्या होंगे, नहीं होंगे। सरकार ये जो मुद्दे सोनिया गांधी ने उठाए अपने आर्टिकल में, या राहुल गांधी ने जो उठाए थे, वो उनके जवाब देगी कि नहीं देगी। इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है। मतलब अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान ने पहली बार मुंह खोलकर बोल दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में हुआ है, उनके कहने पर हुआ है, उनकी मध्यस्थता में हुआ है। तो उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया कि जो हमारी सरकार कह रही है, या मोदी जी कह रहे हैं, या राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को, उसने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये पूरा का पूरा मामला उलट गया है, जो कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 25 से 27 जून तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चीन में बैठक हो रही है। और उस चीन में जो बैठक हो रही है, उसमें राजनाथ सिंह जा रहे हैं। मतलब विदेश मंत्री नहीं जा रहे, राजनाथ सिंह जा रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल जा रहे हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ईरान इस एससीओ का मेंबर है। ईरान पर हमले को लेकर एससीओ ने जो प्रस्ताव पारित किया था निंदा का इजराइल के खिलाफ 13 जून के बाद, भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया था। और गजा में जो सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया था, उसमें भी भारत एब्सेंट हो गया था। तो ये, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये चीन के साथ भी हमारा मुठभेड़ होने वाली है वहाँ तनाव के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। तो क्या ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अस्तित्व क्या रहता है, और राजनाथ सिंह क्या जवाब दे पाते हैं वहाँ चीजों को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या जवाब। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हो गई है, कमजोर साबित हो रहे हैं दुनिया के सामने। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम कहीं पर गड़बड़ी हुई है, कमजोरी दिखाई है। अब वो कितने दिन चल पाएगा, और ये देश को कहाँ खड़ा करेगा आगे चलकर। अमेरिका के साथ जो संबंध चल रहे हैं, ईरान के साथ जो अब संबंध हो गए हैं, चीन के साथ जो हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ, एक पहल जरूर शुरू की है हम लोगों ने, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को ठीक करने की। अब वो पता नहीं कितनी कारगर साबित होती है। तो आज की बातचीत का मूल मुद्दा आशुतोष जी यही है कि ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका के कूद जाने के बाद भारत सबसे ज्यादा परास्त नजर आता है। इजराइल तो मुकाबला कर रहा है, हम बिना लड़े हारे हुए नजर आ रहे हैं। ये है कुल मिलाकर मामला। तो इसी नोट पर हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.